एन प्लस अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप मेरे साथ स्थानीय स्वशासन को पढ़ रहे थे। मैंने बताया था कि भारत में स्थानीय स्वशासन को दो तरीके से लागू किया गया है। आइए समझते हैं। स्थानीय स्वशासन भारत में दो तरीके से लागू किया गया, एक ग्रामीण स्तर पर और दूसरा शहरी या नगरीय स्तर पर। जो ग्रामीण स्तर पे लागू किया गया उसे हमने ग्राम पंचायत व्यवस्था, और जो शहरी स्तर पर लागू किया गया उसे हमने नगर पालिका नाम दिया। तो ध्यान दें, हमने पिछले वीडियो में ग्राम पंचायत व्यवस्था को पढ़ा था और बताया था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया और इस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक कुल 16 नए अनुच्छेदों को जोड़ा गया। और ये अनुच्छेद अर्थात ये 16 अनुच्छेद ग्राम पंचायत व्यवस्था के लिए हैं। इसी अधिनियम के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इस 11वीं अनुसूची में 29 विषय का उल्लेख किया गया। इन 29 विषय पर ग्राम पंचायत व्यवस्था को विधि बनाने का अधिकार दिया गया था। अब हम इस वीडियो में नगर पालिका तो ध्यान दें, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में भाग 9 का और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 पी से, ध्यान रखें, अनुच्छेद 243 ओ तक ग्राम पंचायत और अनुच्छेद 243 पी से अनुच्छेद 243 जेड जी तक नगर पालिका का प्रावधान दिया गया है। और इस अधिनियम के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। इस 12वीं अनुसूची में 18 विषयों का उल्लेख किया गया है। कितने विषय? 18 विषय। तो ध्यान रखें, ग्राम पंचायत में कितने विषय हैं? 29 विषय। और नगर पालिका में या नगर प्रशासन में, नगरीय प्रशासन में 18 विषयों का उल्लेख है। इन 18 विषयों पर नगर पालिका को विधि बनाने का अधिकार दिया गया था। उन्नीस सौ 92 में नरसिम्हा राव 1992 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने 74वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया था, जिसे 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा ने और 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा ने पारित कर दिया था। इसके बाद ये विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा गया, जहां पर राष्ट्रपति ने 20 अप्रैल 1993 को अपने हस्ताक्षर करते हुए इस विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दी। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया और ये 1 जून 1993 से पूरे देश में लागू कर दिया गया था। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में लागू किया गया था 1 जून 1993 से। और इसी के माध्यम से या इसी के अनुसार
इस अधिनियम के तहत भारत में नगरीय प्रशासन या नगर पालिका का गठन और उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। हालांकि 1989 को प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने पैंसठवां संविधान संशोधन इसी नगर पालिका परिषद के लिए या नगरीय प्रशासन के लिए 65वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था, जिसे लोकसभा ने क्या किया, लोकसभा ने पास कर दिया था और राज्यसभा ने इसे अस्वीकार कर दिया था, जिसके चलते 65वां संविधान संशोधन विधेयक अस्वीकार कर दिया गया था। और इसी विधेयक में सुधार करते हुए 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में या 74वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया। इस अधिनियम के तहत नगर पालिका को या नगरीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। तो अब देखते हैं, हमने बताया था कि अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ZG तक नगरीय प्रशासन का प्रावधान है। तो आइए समझ लेते हैं अनुच्छेदों के तहत। अनुच्छेद 243P नगर पालिका, 243Q में गठन, 243S में संरचना, 243T के अंतर्गत नगर पालिकाओं को आरक्षण दिया गया, 243U के अंतर्गत नगर पालिकाओं की अवधि, 243B के अंतर्गत नगर पालिका में सदस्यों की अयोग्यताएं, 243W में नगर पालिका को शक्तियां व प्राधिकार दिए गए, 243Y में नगर पालिका के लिए राज्य वित्त आयोग का प्रावधान और 243ZA के तहत निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। तो ध्यान दें, अनुच्छेद 243Q के तहत, अनुच्छेद 243Q के तहत नगर पालिका का गठन किया गया है। क्या किया गया है? गठन। अनुच्छेद 243Q के तहत नगर पालिका का गठन किया गया है, अर्थात प्रत्येक राज्य, अनुच्छेद 243 के तहत प्रत्येक राज्य में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम का गठन किया जाता है। नगर पंचायत का गठन उन क्षेत्रों में किया जाता है जो क्षेत्र पहले क्या थे? ग्रामीण, अब क्या बन गए? शहरी। ऐसे क्षेत्र में नगर पंचायत का गठन किया जाएगा। और जो क्षेत्र छोटे छोटे शहर हैं, क्या हैं? छोटे छोटे शहर हैं, उनमें नगर पालिका परिषद का गठन। और जो बड़े बड़े शहर मतलब महानगर टाइप के हैं, उनमें नगर निगम का गठन किया जाता है। आपने सुना होगा कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पे नगर पालिका का गठन नहीं किया जाता है। तो ध्यान दें, जिन क्षेत्रों को
राज्यपाल क्या कर दे, औद्योगिक, जिन क्षेत्रों को राज्यपाल औद्योगिक नगरी घोषित कर दे, औद्योगिक नगरी घोषित कर दे, तो ऐसे क्षेत्र में नगर पालिका का गठन नहीं किया जाता है। उम्मीद है कि आपको अनुच्छेद 243 क्यों अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 243 यस। अनुच्छेद 243 एस के तहत, अनुच्छेद 243 एस के तहत नगर पालिका की संरचना दी गई है। ध्यान दें, अनुच्छेद 243 एस के तहत नगर पालिकाओं की संरचना के बारे में बताया गया। प्रत्येक नगर पालिका कह सकते हैं कि अनुच्छेद 243 एस के तहत प्रत्येक नगर पालिका अपने प्रादेशिक क्षेत्रों को वार्डों में डिवाइड करती है, मतलब कुछ खंडों में बांट देती है, जिसे हम वार्ड कहते हैं। और ध्यान रखें, एक बात और सुना होगा आपने, वार्ड समिति। ये क्या होता है? वार्ड अलग बात है और वार्ड समिति की बात अलग है। वार्ड समिति के बारे में क्वेश्चन बनते रहते हैं, थोड़ा ध्यान दें। वार्ड समिति उन क्षेत्र में बनाई जाती है कि जिस नगर पालिका क्षेत्र में 3 लाख या इससे अधिक जनसंख्या होने पर 2 या 2 से अधिक वार्डों को शामिल कर एक वार्ड समिति का गठन किया जाता है। और इस वार्ड समिति का गठन राज्य विधान मंडल द्वारा किया जाता है। वार्ड समिति की शक्तियां, कार्य और अवधि और क्षेत्र आदि विषयों के बारे में जो भी डिसीजन लेते हैं वो राज्य विधानमंडल ही डिसीजन लेती है। राज्य विधानमंडल इसके अलावा और क्या कर सकती है, ज़रा ध्यान दें। राज्य विधानमंडल उन सदस्यों को भी, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद या विधानमंडल के उन सदस्यों को भी नगर पालिका में प्रतिनिधि बना सकते हैं, नगर पालिका में प्रतिनिधित्व दे सकते हैं, जिन व्यक्तियों का उस नगर पालिका की मतदाता सूची में नाम पंजीकृत हो। और इसके अलावा राज्य विधानमंडल उन व्यक्तियों को भी नगर पालिका में प्रतिनिधित्व दे सकते हैं जिन्हें नगरीय प्रशासन के विषय में विशेष अनुभव हो। अनुच्छेद 243 टी। अनुच्छेद 243 टी मतलब आरक्षण। नगर पालिका में आरक्षण का प्रावधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या इन वर्गों की महिलाओं को 1/3 मतलब 1/3 आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अन्य पिछड़े वर्ग मतलब ओबीसी कैटेगरी के व्यक्तियों को आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। इन ओबीसी वाले व्यक्तियों को आरक्षण राज्य विधानमंडल दे सकता है। इसमें आपको नगर पालिका की अवधियां सेम वही बात है जो हमने बताया था, ग्राम पंचायत व्यवस्था में पढ़ा था कि प्रथम अधिवेशन से
अगली 5 वर्ष तक नगर पालिका परिषद का या नगर पालिका सदस्यों का कार्यकाल रहता है। प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष, अगले 5 वर्ष। उसके बाद अनुच्छेद 243 बी, इसमें अयोग्यताएं के बारे में बताया गया। ध्यान दें, राज्य विधानमंडल द्वारा जो विधि बनाई जाती है, राज्य विधानमंडल द्वारा जो विधि बनाई जाती है, उस विधि के अधीन न होने पर, उस विधि के अधीन न होने पर वह व्यक्ति नगर पालिका परिषद के लिए या नगर पालिका के लिए अयोग्य माना जाता है और इसकी अयोग्यता का डिसीजन राज्य विधानमंडल के निर्वाचन प्राधिकारी तय करता है। इसके बाद अनुच्छेद 243 डब्ल्यू व प्राधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 243 बाई के तहत क्या है? राज्य वित्त आयोग। ध्यान दें, अनुच्छेद 243 आई के तहत ग्राम पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था और अनुच्छेद 243 बाई को अनुच्छेद 243 आई के अधीन किया गया है। इसका मतलब ये है कि जो अनुच्छेद 243 आई के तहत जो राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था, ग्राम पंचायत के लिए जो गठन किया गया था, वही वित्त आयोग अनुच्छेद 243 बाई के अधीन नगरीय प्रशासन के वित्त आयोग का भी पुनरावलोकन करेगा। आया समझ में? उसके बाद अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 243 जेड ए और इसके अंतर्गत नगरीय प्रशासन के लिए निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। तो ध्यान दें, अनुच्छेद 243 के तहत ग्राम पंचायतों के लिए जो राज्य निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान किया गया था या गठन किया गया था, तो इसके अधीन अनुच्छेद 243 के अधीन अनुच्छेद 243 जेड ए को किया गया है। अर्थात यही राज्य निर्वाचन आयोग पुनरावलोकन करते हुए नगरीय प्रशासन के लिए भी निर्वाचन आयोग का कार्य करेगा। इसके अलावा कुछ और ख़ास बातें जान लें, जैसे जिला विकास समिति। जिला विकास समिति जो कि अनुच्छेद 243 जेड डी के तहत रखा गया है। अनुच्छेद 243 जेड डी के तहत रखा गया। इस जिला विकास समिति का मुख्य उद्देश्य जिला में विकास करने के लिए एक विकास योजना बनाता है या विकास योजना का प्रारूप तैयार करता है और ग्राम पंचायत द्वारा
जो योजनाएं बनाई जाती हैं उन्हें, और नगर पालिका द्वारा जो योजनाएं बनाई जाती हैं उन्हें। अर्थात जिला विकास समिति का मुख्य उद्देश्य है जिला के लिए विकास समिति की योजना बनाना, और ग्राम पंचायत व नगर पालिका द्वारा बनाई गई जो योजनाएं हैं उन तीनों योजनाओं को शामिल करते हुए एक विकास योजना समिति का या विकास योजना का प्रारूप तैयार कर जिला विकास समिति का जो अध्यक्ष होता है वो इस प्रारूप को राज्य सरकार तक भेजने का कार्य करता है। उसके बाद अनुच्छेद 243 ZE, अनुच्छेद 243 ZE के तहत महानगर विकास समिति का गठन किया गया। ध्यान दें, राइट टू रिकॉल, राइट टू रिकॉल ये क्या होता है? जनता अपने प्रत्यक्ष मतों के द्वारा प्रतिनिधि चुनती है। जनता अपने प्रत्यक्ष मतों के द्वारा एक प्रतिनिधि का चुनाव करती है, और वह प्रतिनिधि जब सही से कार्य नहीं करता है तब जिस प्रक्रिया के अनुसार उस प्रतिनिधि को हटाकर एक नया प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को राइट टू रिकॉल कहा जाता है। और इस राइट टू रिकॉल का सबसे पहले प्रयोग 1903 में अमेरिका में किया गया था। और अमेरिका के किस शहर में? लॉस एंजिल्स शहर में 1903 ईस्वी में राइट टू रिकॉल का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। और भारत ने इसे मान्यता सबसे पहले 1998 ईस्वी में दी थी। भारत में सबसे पहले टाइम या फर्स्ट टाइम इसका प्रयोग मध्य प्रदेश में 2001 में मध्य प्रदेश राज्य में किया गया था। उसके बाद सेकेंड टाइम मतलब दूसरी बार इसका प्रयोग 2008 में छत्तीसगढ़, और तीसरी बार इसका प्रयोग 2012 में राजस्थान राज्य में किया गया था। ये था हमारा नगरीय प्रशासन।